हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। हम वैसे पहले मिल चुके हैं, मेरी पहली क्लास नहीं है तो आप मुझे जानते ही हैं। मेरा नाम प्रवीण वैष्णव है और आपके पास में जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं उसमें ज्योग्राफी की भी कुछ क्लासेस आपको मिल चुकी हैं इसी बैच में। तो डेफिनेटली आप मुझे जानते हैं, मुझसे ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। और ये हमारा एक लाइव इंटरेक्शन सेशन है जिसके अंदर एक सेशन मैंने पहले भी किया था आपके लिए। मैपिंग से रिलेटेड एक सेशन हमारा पहले हुआ था, हमारी चर्चा उसमें हुई थी, हमारी बात उसमें हुई थी। आज करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो कि हमें काफी ज्यादा न्यूज में अभी देखने को मिल रहा है। अभी अभी आप जानते हैं कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 28th मीटिंग है, 28वीं मीटिंग है, वो अभी अभी संपन्न हुई है, 8 दिसंबर को खत्म हुई है। तो उसी के बाद से हमें ये एक इंडेक्स जो है वो बार बार न्यूज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडेक्स में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जबरदस्त माहौल जो है वो भारत ने बना दिया है। यहाँ पर जबरदस्त रैंकिंग भारत लेकर के आया। इस वजह से भी ये जो इंडेक्स है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 मेंस में जो जीएस पेपर 3 होता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट है, वहां पर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो। दोनों ही केसेस में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में जब हम क्लाइमेट चेंज और उसके लिए कंट्रीज किस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, मेंस में भी जीएस में भी सेम ये बात हमें करनी होती है। मेंस में लिखना होता है, तब हम इस इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। और जब बात भारत की आएगी पेपर 2 के अंदर, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के अंदर, या जीएस में पेपर 3 के अंदर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर, वहां पर भी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए तो है ही, प्रीलिम्स के लिए तो हमारे लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हो सकता है। राइट, सो ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो क्या है ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पूरा जो वर्ल्ड है वो क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने प्रकट हो रही है। जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल में है, अभी अभी हमने पढ़ा है इसको, क्लाइमेट चेंज के बारे में अभी अभी हमने 5-7 क्लासेस के पहले ही जो है वो डिस्कस किया था इसके बारे में। तो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा हमारी पृथ्वी जो है वो गुजर रही है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी पर हमेशा होती रही है। जलवायु परिवर्तन ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी जो है वो नया नया रिसेंटली कोई टर्म है जो अभी अभी हमारी पृथ्वी पर कोई एक ऐसी प्रोसेस चालू हो गई है जिसकी वजह से अर्थ पर, पृथ्वी पर कोई समस्याएं आ रही है। क्लाइमेट चेंज हमेशा से होते रहे, जब से पृथ्वी बनी है, जितनी पृथ्वी की उम्र है उस उम्र में कई बार जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन उन क्लाइमेट चेंज में और अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनमें कुछ डिफरेंसेस है, कुछ अंतर हैं। वो सारे जो क्लाइमेट चेंज होते रहे हैं वो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से होने वाले क्लाइमेट चेंज थे, प्राकृतिक रूप से होने वाले जलवायु परिवर्तन थे। अब की बार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हम पिछले लगभग 200 सालों में, 250 सालों में देख रहे हैं, ये वाला क्लाइमेट चेंज ह्यूमन इंड्यूस्ड है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मानव जनित कारक इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। हम इसे रोकना चाहते हैं। कुल मिलाकर के कहानी जो है मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, इन नट शेल अगर हम बात करें तो हम इसे किसी भी प्रकार से रोकना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमें एक देखने को मिल ही रही है, सी लेवल का राइज होना, समुद्र स्तर का जल स्तर जो है वो बढ़ना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ओशियंस के अंदर की जो दुनिया है वो खत्म होना, डेजर्ट्स का बढ़ना, मरुस्थलीकरण का बढ़ना, बहुत सारे कंसिक्वेंसेस, बहुत सारे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी अच्छे नहीं है, पूरे बायोस्फीयर, जैव मंडल के लिए अच्छे नहीं है। जितनी भी लाइफ चल रही है, जीवन चल रहा है पृथ्वी के ऊपर, उन सब के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में हम इसे रोकना चाहते हैं। कौन इसको ज्यादा अच्छे से रोकने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए एक इंडेक्स जो है वो ये बनाया हुआ है। यानी क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध काम करने के लिए कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब देशों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत काम करता रहे, दूसरे देश नहीं करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का, पूरी अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे में ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सभी देश जो हैं वो मिलकर के इसके लिए काम करें, अपने अपनी तरफ से जो जो एफर्ट्स लगा सकते हैं, जो जो प्रयास कर सकते हैं वो सब करें।
और वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ये देखने के लिए ये एक इंडेक्स नाम की व्यवस्था जो है 2005 में कॉप 11 जब हुआ था, अभी कॉप 28 हुआ था इस साल 2023 में, ऐसे ही जो कॉप 11 हुआ था उसके अंदर से ये सिस्टम जो है वो निकाला गया था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीसीपीआई के नाम से इसे शॉर्ट में जानते हैं। तब से हम इस व्यवस्था को बनाए हुए हैं। इससे पहले भी क्लास हुई थी सर? हाँ, इससे पहले हमने एक मैपिंग के बारे में चर्चा करी थी, मैपिंग बैच के बारे में। मैपिंग कैसे तैयार करें, प्रीलिम्स के लिए मैपिंग जो है वो कैसे तैयार हो, किस तरीके से हम मैपिंग के लिए काम करें, इस पे मैंने एक सेशन आपके लिए किया था। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप उसको देख सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है, इसके बारे में कुछ बात हम करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डाउन टू अर्थ के अंदर ही हमें एक आर्टिकल जो है वो देखने को मिलता है, एक आर्टिकल देखने को मिलता है 8 दिसंबर 2023 को, जो कि ये बताता है कि सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 2024 जो है वो रिलीज हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? कॉप 28 जो अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, 8 दिसंबर को ही खत्म हुआ है, उसके अंदर हमें ये एक इंडेक्स लॉन्च होता हुआ देखने को मिलता है, रिलीज होता हुआ देखने को मिलता है, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूएई के अंदर जो कॉप 28 चल रहा है हो गया है अब तो, उसके अंदर ये एक इंडेक्स इस साल का जिसको सीसीपीआई 2024 कह रहे हैं, हालांकि वो रिलीज 2023 में हुआ है बट वो 2024 के लिए रिलीज किया गया है। हालांकि काम पहले किया गया है 2022 में 23 में जो काम किया गया है उसको देखते हुए ये इंडेक्स रिलीज किया गया है, पर इसका नाम 2024 है, 2024 है क्योंकि नया साल आने वाला है इस वजह से 2024 है, बट ये 2024 का इंडेक्स नहीं है। ये 2023 में किन देशों ने क्या क्या काम किया है, कितना अच्छे से काम किया है, उसको दिखाने के लिए ये एक इंडेक्स रिलीज किया गया है। क्या होता है, कैसे काम करता है, भारत की क्या रैंकिंग आई है, भारत ने किन किन क्षेत्रों में बढ़िया काम किया है, इन सब के बारे में आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीसीपीआई रिपोर्ट होती क्या है? सीसीपीआई एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल रिलीज होने वाली रिपोर्ट है। पिछले साल भी रिलीज हुई थी भारत की, उसमें जो है 8वीं रैंक देखने को मिली थी। इस बार भारत की 7वीं रैंक, भारत एक रैंक ऊपर आ गया है। तो हर साल रिलीज होती है, एनुअल रिपोर्ट है, हर साल वार्षिक रूप से रिलीज होने वाली ये एक रिपोर्ट है जो रिलीज होती है। राइट। इसको कॉप 11 में 2005 में जो कॉप 11 हुआ था, जैसे इस बार कॉप 28 की मीटिंग हुई है, ऐसे ही पिछले साल कॉप 27 हुई थी, उससे पहले कॉप 26 हुई थी। हर साल ये लोग जब मिलते हैं, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जितनी भी पार्टीज है, पक्षकार हैं, उन सारे पक्षकार को मिला करके एक मीटिंग की जाती है। आप सब लोग जितने भी सदस्य देश हैं वो सारे सदस्य देश आकर के यहाँ पर बैठ करके मीटिंग करते हैं, उसे कॉप के नाम से यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। पार्टीज यानी पक्षकार, पक्षकारों का एक सम्मेलन जो है, हिंदी में इसे पक्षकारों का सम्मेलन कहा जाता है। तो कॉप जो है वो हर साल होती है और एक एक नंबर बढ़ता रहता है। 11 मतलब 11वें नंबर की जो मीटिंग हुई, 11th नंबर की जो मीटिंग हुई, उसे कॉप 11 कह दिया गया। इस साल जो है कॉप 28 मतलब वो 28th नंबर की 28वें नंबर की मीटिंग थी। ऐसे पिछले 28 सालों से ये मामला जो है वो चला आ रहा है। इस तरीके से ये सारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो चलती है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 11th नंबर की थी, 11वें नंबर की थी, उसके अंदर ऐसे एक सीसीपीआई को बनाने की बात की गई थी कि कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से भिड़ने के लिए कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। उसको डेफिनेटली रिवार्ड मिलना चाहिए, एक रैंकिंग जो है वो होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन क्या कर रहा है, कोई कौन काम नहीं कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, ये सब पता चल सके। इसके लिए ये एक इंडेक्स बनाने की बात की गई थी। कौन बनाता है? 3 एनजीओ हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन जिनको हम कहते हैं, यानी सरकारें नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट किसी देश की सरकार नहीं बना रही है, ये कुछ संस्थान है जो कि नॉन गवर्नमेंटल है, गैर सरकारी है और जो एनवायरनमेंट के लिए ही काम करते हैं, पर्यावरण के लिए ही काम करते हैं। ऐसे 3 संस्थान मिल करके ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं। वो 3 संस्थान कौन कौन से हैं? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये 3 जो आपको संस्थान दिख रहे हैं, ये तीनों संस्थान मिल करके, ये तीनों इंस्टीट्यूट मिल करके ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। हर साल जो रिपोर्ट रिलीज होती है यही तीनों संस्थान उसके लिए काम करते हैं। उद्देश्य क्या है? टू इनेबल ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। जो क्लाइमेट को लेकर के जो पॉलिसीज बन रही है, जो पॉलिटिक्स चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या काम हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बढ़िया में भी कौन क्या नया नया इनोवेशन कर रहा है, नए नए नवाचार कर रहा है,
इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इन सब चीज़ों का पता कैसे लगाएं? एक इंडेक्स हो तो हमें पता चलता है ना। जैसे क्लास में होता है कि जो ज़्यादा बढ़िया पढ़ रहा है उसके ज़्यादा बढ़िया परसेंटेज आते हैं, हम कहते हैं इसकी फर्स्ट रैंक आई है। जो थोड़ा कम पढ़ रहा है उसके थोड़े कम परसेंटेज आते हैं, हम कहते हैं इसकी सेकंड रैंक आई है। यूपीएससी में भी हम देखते हैं एक ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, फिर 2 आती है, 3 आती है, एक रैंकिंग जो है वो हम बनाते हैं। वैसे यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर हम एक रैंकिंग बनाना चाहते हैं, जिस रैंकिंग की हेल्प से हम ये काम कर सके कि ये बताया जा सके कि कौन कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है इसमें क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कौन अच्छा काम कर रहा है। कवरेज क्या क्या है, मतलब कौन कौन इसमें सम्मिलित है। टोटल वर्ल्ड के 63 कंट्रीज जो हैं, 63 देश जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ जो है, ईयू जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है। यानी मोटा मोटी जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जो देख रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़े बड़े ग्रीन हाउस गैस एमिटर हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाले देश है, 90% से ज्यादा ग्लोबल एमिशन करने वाले सारे देश इसमें सम्मिलित हैं। जो सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, 90% से ज्यादा उत्सर्जन जिन देशों के द्वारा हो रहा है वो सारे के सारे देश इसमें सम्मिलित हैं, इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। 63 कंट्रीज प्लस ईयू, यूरोपियन यूनियन, इस तरीके से 64 का ग्रुप है, 64 का ग्रुप हमें देखने को मिलता है। इसमें से अगर हम देखें तो नाइजीरिया, पाकिस्तान, यूएई और उज्बेकिस्तान, ये 4 देश जो हैं इनको इसी साल सम्मिलित किया गया था। पिछले साल तक ये 4 देश नहीं थे, इसी साल इन 4 देशों को इंक्लूड किया गया। नाइजीरिया, यूएई, अपना परम मित्र पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सबको इसी साल जो ये अभी जो इंडेक्स रिलीज हुआ है इसी में इनको इंक्लूड किया गया था। इससे पहले तक ये 4 देश इसमें नहीं थे, पहली बार इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया क्या है, क्या मापदंड है, कैसे नापेंगे सर। अगर हम ये नापना चाहते हैं कि ये बढ़िया काम कर रहा है, ये बढ़िया काम नहीं कर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, तो कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। जैसे क्लास में परसेंटेज जनरली एक क्राइटेरिया होता है, कौन कितने ज़्यादा परसेंटेज लाया उसकी रैंक उतनी बढ़िया, कौन कितने कम परसेंटेज लाया उसकी रैंक उतनी घटिया, अपन जनरली क्लास में ये मेथड देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे कौन ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है इसको पता कैसे लगाएं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए। तो इसको 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है, 4 मापदंडों में विभाजित कर रखा है। 4 मापदंडों के अंदर अलग अलग 14 इंडिकेटर्स हैं, 14 संकेतक बना रखे। उन 14 संकेतकों को 4 ग्रुप में बांट रखा है, 4 कैटेगरीज में, 4 श्रेणियों में हमने बांट रखा है। उसमें से जो पहली श्रेणी है दैट इज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। टोटल अगर हम इसको 100%, इस इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको 100% मान के चले, 100 मान के चले, तो 100 में से 40 जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के नंबर होंगे। जैसे आपका टोटल स्कोर कार्ड होता है ना कॉलेज में या स्कूल में, हिंदी में इतने में से इतने आए, इंग्लिश में इतने में से इतने आए, मैथ्स में इतने में से इतने आए, वैसे ही हमने क्या कर रखा है, इस पूरे इंडेक्स में 4 क्राइटेरिया डिवाइड कर रखे। 40% हिस्सा हमने किसको दे रखा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। बाकी के 20-20% हिस्से में 3 क्राइटेरिया और डाल रखे। ज़्यादा जो क्राइटेरिया हमने बड़ा कर रखा है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कौन कितना कर रहा है उसके आधार पर हम देखेंगे। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जो है, रिन्यूएबल एनर्जी वो कितनी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, उसके 20 नंबर है। 20% मार्क्स जो है उसके हैं। 20% मार्क्स जो है वो एनर्जी यूज़ के हैं, कितनी एनर्जी यूज़ की जा रही है, कितनी ऊर्जा उस देश के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। और लास्ट 20%, 20 नंबर जो है वो हमने दे रखे क्लाइमेट पॉलिसी, कितनी अच्छी नीतियाँ सरकार ने बना रखी हैं जो क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकती हैं, जलवायु परिवर्तन से भिड़ सकती है। भिड़ने के लिए कौन सी बढ़िया पॉलिसीज, बढ़िया नीतियां जो है वो बना रखी है। इस तरीके से इन 4 क्राइटेरियन में 4 भागों में बांट करके हम इस इंडेक्स को देखते हैं। या ये जो 3 जो हमने अभी देखा था, 3 एनजीओ जो काम करते हैं वो इन 4 पैरामीटर्स पर इन सब देशों को नापते हैं। कौन ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन क्लाइमेट पॉलिसी अच्छी बना रहा है या अच्छी नहीं बना रहा है, नॉर्मल बना रहा है, सामान्य बना रहा है, कौन एनर्जी यूज ज्यादा कर रहा है, कौन रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इस तरीके से ये 4 क्राइटेरियन को ले करके, 4 मापदंडों को लेकर के वो तीनों एनजीओ जो हमने अभी बात करी थी वो इसको बनाते हैं। ओवरऑल इस इंडेक्स पर सबको देखते हैं कि कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है, कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है, कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 2024 की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। ये तो अभी तक हमने सोच समझा कि रिपोर्ट है क्या है, कैसे काम करती है, कौन बनाता है, इसके अंदर क्या क्या इंडेक्स है, कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है, इंक्लूडेड है, इस सब के बारे में हमने बात करी।
अब बात करते हैं कि अभी जो रिपोर्ट रिलीज हुई, जो 8 तारीख को रिलीज हुई, उसमें क्या खास बात है, उसमें क्या स्पेशल है, क्या क्या नए नए पॉइंट्स जो हैं, क्या चीज़ें हमें पता चली हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले देखिए, 1 से 3 रैंक किसी को ही नहीं मिली इस पूरे इंडेक्स में। पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 रैंक किसी को ही नहीं मिली। ये 3 रैंक इन्होंने रिजर्व रख रखी है, जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगा, जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा उसके लिए। और इनके हिसाब से किसी ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी रैंक खाली, किसी को ही नहीं रखा गया उसमें। जो रैंकिंग स्टार्ट हो रही है वो चौथे से स्टार्ट हो रही है, 4th नंबर से स्टार्ट हो रही है। 4th नंबर पर जो है वो है डेनमार्क। पिछले साल की जो रैंकिंग थी उसमें भी डेनमार्क ही था, इस साल की रैंकिंग में भी डेनमार्क ही चौथे नंबर पर देखने को मिल रहा है। और इसका जो स्कोर है, जो हमने अभी 100 में से देखा था, 100 में से 40% जो है हमने ग्रीन हाउस गैस को दिया था, बाकी 20-20% 3 टुकड़ों में बांटा था। टोटल 100% जो है, उस 100% में से 75.59% इसका हाईएस्ट स्कोर है। ये क्लास का टॉपर है अपना, जिसके हाईएस्ट स्कोर जो है, हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो 75.59% है। तो सपोज हम ऐसा मान लें कि जो 80% से ऊपर लाएगा उसको अपन फर्स्ट डिवीजन कंसीडर करेंगे, तो वो फर्स्ट डिवीजन की रैंकिंग में कोई नहीं आया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रैंक खाली पड़ी है, उस रैंकिंग में कोई नहीं आया। 4th रैंकिंग से डेनमार्क जो है वो स्टार्ट होता है, चौथे नंबर से स्टार्ट होता है। 5वें नंबर पर एस्टोनिया नाम का देश आया है, और 6ठे नंबर पर फिलीपींस नाम का देश आया है। 7वें नंबर पर अपन है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, अपनी रैंकिंग बहुत बढ़िया है। 7वें नंबर पर इंडिया है। हमसे ऊपर 3 देश है, तो इफेक्टिवली अगर हम देखें, अगर वो 3 रैंक छोड़ दे अपन, जो वैसे किसी को ही नहीं मिली, हमको भी नहीं मिली तो किसी और को भी नहीं मिली, तो उन 3 रैंक को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो हम चौथे नंबर पर आ रहे हैं। ऐसे भले ही 7th रैंकिंग पर आ रहे हैं, बट हमसे ऊपर सिर्फ 3 ही देश है। सबसे पहले डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर एस्टोनिया है, और तीसरे नंबर पर फिलीपींस है, और चौथे नंबर पर अपन है। वो एक अलग बात है कि ये चौथा नंबर जो है इन्होंने थोड़ा नीचे खिसका रखा है, और स्टार्टिंग की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक खाली छोड़ रखी है कि वहाँ किसी ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया तो हम उनको नहीं रखेंगे। बाकी उसके बाद चारों देश जो हैं उसमें चौथे नंबर पर अपन आ रहे हैं। ओवरऑल 7th रैंक अपनी बन रही है। तो लास्ट ईयर जो 2023 की जो रिपोर्ट आई थी ऐसी ही सीसीपीआई, उसमें हमारी 8वीं रैंक थी, हम एक रैंक और ऊपर आ गए हैं। पिछले साल अपन 8वें नंबर पर थे, इस साल 7वें नंबर पर आ गए। अपनी रैंक और सुधर गई है, बढ़िया हो गई है अपनी रैंकिंग, उछलती हुई या उसमें सुधार होता हुआ रिवैम्प जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन और एनर्जी यूज में तो बढ़िया रैंकिंग मिली है, अच्छे बढ़िया परसेंटेज जो हमारे आए हैं। लेकिन क्लाइमेट पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी में हमें मीडियम मार्क्स मिले हैं, मध्यम दर्जे की रैंकिंग मिली है। इस वजह से ओवरऑल अपनी जो रैंकिंग आई है वो 7th नंबर की रैंकिंग देखने को मिली है, 7वें नंबर की रैंकिंग देखने को मिली है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें तो देखिए, फर्स्ट रैंक खाली है, सेकंड रैंक खाली है, थर्ड रैंक खाली है। इन तीनों रैंकों को किसी को ही नहीं दिया गया, कोई भी देश, मतलब इनका कहना है कि तुम में से कोई भी इन चीज़ों, इस 3 रैंक को डिजर्व ही नहीं करता, तुमने इतना बढ़िया काम किया ही नहीं है कि तुमको इनमें से किसी एक रैंक में रखा जाए। तो ये किसी को भी नहीं मिली, ना हमको मिली ना किसी और को मिली है। खुश है अपन इसी बात में कि हमको, अपने को नहीं मिली कोई बात नहीं, किसी और को भी नहीं मिली। चौथे नंबर पर आता है डेनमार्क, जिसको देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ग्रीन हाउस एमिशन, 40% वेटेज जिसका है, उसमें बहुत अच्छे 40 में से 30%, 29.80% जो है इसको मिले हैं। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी 20% की बात करें तो इसको 15% मार्क्स जो है वो मिले हैं। एनर्जी यूज जिसके 20% टोटल मार्क्स हैं, उसमें से इसको 13% मार्क्स जो है वो मिले हैं, 13.53। और क्लाइमेट पॉलिसी की बात की जाए तो इसको 17% मार्क्स मिले हैं। तो ओवरऑल इसके 75.59% मार्क्स इसके हो जाते हैं। अगर हम इंडिया को देखें, अपनी बात करते हैं इंडिया की, इंडिया को ग्रीन हाउस गैस एमिशन में तो बढ़िया मार्क्स मिले हैं, इवन दैट डेनमार्क से भी बढ़िया, जो टॉपर है क्लास का उससे भी बढ़िया अपन लाए हैं। 31.23 मार्क्स जो है वो अपन लेकर के आए हैं। अपने से आगे भी हैं कुछ देश, जैसे कि स्वीडन, चिली, ये कुछ देश है, मोरक्को हमारे लगभग बराबर है। ये सब देश है जो हमसे भी बढ़िया नंबर लाए ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके कि 20% डिसाइडेड है। रिन्यूएबल एनर्जी में हमें, भारत को मिले हैं सिर्फ 6%, 20 में से 6%, 6.23 मार्क्स मिले। यहाँ अपन पिछड़े हुए हैं, इस वजह से अपने को कम मार्क्स जो है वो मिले। जबकि अपन डेनमार्क को देखें 15% मिले हैं, अगर अपन स्वीडन को देखेंगे तो 15% उसको भी मिले हैं। तो वो देश काफ़ी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। इवन दैट नॉर्वे को देखिए 19%, 19% मार्क्स लाया है वो, इसमें 20 में से 19 लाया है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग लाया है। अपन इसमें बहुत पिछड़े हुए हैं, 6% मार्क्स ही लेकर के आए। अगर हम देखें एनर्जी यूज में, पर कैपिटा एनर्जी यूज, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत कितनी हो रही है, या ऊर्जा की
जो यूज़ है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पर 20 में से हमें मिलते हैं 16%, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए पर कैपिटा जो एनर्जी यूजेस है, ऊर्जा का उपभोग है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग, वो हमें कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उस ज़्यादा पॉपुलेशन का एक एडवांटेज यहाँ पर हमें मिला है, ये अपने 20 में से 16% मार्क्स यहाँ पर आए हैं, 16% जो है वो हमें यहाँ पर मिले हैं। और लास्ट आती है क्लाइमेट पॉलिसी की बात, तो यहाँ पर हमें 16% के आसपास, 16.38% यहाँ पर भी मिले हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमारी रैंकिंग जो है वो ओवरऑल इस तरीके से देखने को मिलती है। तो क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप का हमारा हुआ है। तो इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है फिलहाल, तो विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। और जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, सपोज किसी देश में 100 लोग रह रहे हैं और किसी देश में 1000 लोग रह रहे हैं, 100 लोग भी 100 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हो और 1000 लोग भी 100 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली जहाँ पर 1000 लोग रह रहे हैं वहाँ पर अपन देखेंगे कि पर कैपिटा यूनिट, प्रति व्यक्ति जो यूनिट आ रही है वो कम खर्च हो रही है। एक यूनिट में, एक देश में 100 लोग हैं और उसमें 100 यूनिट खर्च हो रही है, एक देश में 1000 लोग हैं और उसमें भी 100 यूनिट खर्च हो रही है। तो यहाँ अपने को पर कैपिटा कंजप्शन जो है, प्रति व्यक्ति जो उपभोग है, वो कम देखने को मिलेगा। भारत को इसी चीज़ का एडवांटेज मिला है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने का एडवांटेज यहाँ पर मिला है। और रैंकिंग में अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इंडिया की लास्ट ईयर जो है वो 8th रैंक थी, इस बार हमारी 7th रैंक आई है। अच्छा है, हम ओवरऑल रैंकिंग जो है वो अपनी सुधार रहे हैं, बहुत अच्छा काम अपन कर रहे हैं, कुछ बुरा काम हमने नहीं किया है। इफेक्टिव रैंकिंग अगर हम देखें तो चौथे नंबर पर आते हैं, क्योंकि पहले 3 रैंकिंग तो खाली है। तो चौथे नंबर पर डेनमार्क है, 5वें नंबर पर एस्टोनिया है, 6ठे नंबर पर जो है वो फिलीपींस है और 7वें नंबर पर इंडिया है। तो ओवरऑल चौथे नंबर पर इंडिया हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इंडिया की 4th रैंकिंग हमें देखने को मिल रही है। स्कोर की बात करें तो 70.25% स्कोर जो अपन ने अभी देखा था, ये जस्ट ये सारे जो इंडिया को परसेंटेज में मार्क्स मिले हैं उसको सबको जोड़ोगे तो 70.25, 70.25% अंक जो है वो हमें मिले। अगर हम लास्ट ईयर के अंक देखें, लास्ट ईयर जो हमें मार्क्स मिले थे उसकी बात करें तो वो 67.35 था। तो इस बार हमारी अंक जो है वो भी सुधरे हैं, रैंक भी सुधरी है, हम 8वें से 7वें नंबर पर आए हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो अपने मार्क्स भी बढ़े हैं, पिछली बार 100 में से 67 नंबर मिले थे, इस बार 100 में से 70 नंबर अपने को मिले हैं। तो अपनी रैंकिंग ओवरऑल डेफिनेटली ऊपर जानी ही जानी थी। तो हमने ओवरऑल मार्क्स जो है वो ज़्यादा लेकर के आए, कुछ ना कुछ तो अच्छा हमने किया है, नो डाउट, इसमें अपनी मेहनत जो है वो लगी है, इसमें कोई वो है नहीं। अगर हम वो जो 4 अलग अलग क्राइटेरिया थे उसमें देखें भारत किस किस जगह पर आ रहा है, तो फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भारत 90वें नंबर पर आता है। 9th रैंकिंग जो है ओवरऑल सारे देशों में 9th नंबर की रैंकिंग हमें देखने को मिलती है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में। अगर हम एनर्जी यूज की बात करते हैं, ऊर्जा उपभोग की बात करते हैं, तो 10वें नंबर की रैंकिंग हमें इन सारे देशों के अंदर देखने को मिलती है। क्लाइमेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो 10वें नंबर पर हमारी रैंकिंग हमें देखने को मिलती है, यानी क्लाइमेट के लिए कितनी अच्छी पॉलिसीज, जलवायु के लिए कितनी अच्छी नीतियां हम बना रहे हैं, उसमें 10वें नंबर की रैंकिंग हमें देखने को मिलती है। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाए, तो यहाँ अपनी रैंकिंग बहुत पीछे है, 37वें नंबर पर, 37th नंबर पर हम खुद को देखते हैं। तो ओवरऑल एक एक अगर क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो हमारी रैंकिंग जो है वो काफी पीछे आपको देखने को मिलेगी। हमारी रैंकिंग काफी पीछे देखने को मिलेगी। अगर हम G20 देशों में बात करें, G20 राष्ट्र जो है हमारे, जो विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, उनमें देखा जाए तो भी भारत उनमें आता है, G20 पे आता है। इस साल भारत जो है वो G20 की काफ़ी सारी मीटिंग्स का होस्ट भी रहा था। तो ऐसे में भारत जो है वो काफ़ी अच्छी रैंक पे आता है। G20 देशों में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी रैंक पर हमें भारत देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो बड़े बड़े देश है जैसे कि कनाडा, रशिया, कोरिया, सऊदी अरब, ये सब देश जो है वो काफ़ी पिछड़े हुए, चाइना, यूएसए, ये सारे देश जो है वो काफ़ी पिछड़े हुए हमें देखने को मिलेंगे। इवन दैट चाइना की अगर हम बात करें, लास्ट साल भी वो 51वें नंबर पर था, 51st रैंकिंग उसकी थी, और इस साल भी 51वें नंबर पे ही टिका हुआ है। पहले भी रैंकिंग बहुत खराब थी उसकी, 64 कंट्रीज में से ही रैंकिंग हो रही है, उसमें से वो 51वें नंबर पर हमें देखने को मिल रहा है, 51st रैंकिंग देखने को मिल रही है। और इस साल भी उसकी रैंकिंग जो है वो 51st की 51st ही देखने को मिल रही है। तो कोई ज़्यादा उसकी पॉलिसीज़ में, कोई उसके काम करने के तरीकों में, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में कोई बड़ा योगदान पिछले 1 साल में नहीं देखने को मिला। पिछले साल भी वो वही था, इस साल भी यही है।
भारत पिछले साल भी बहुत अच्छी स्थिति में था, इस साल और ज़्यादा अच्छी स्थिति में निकल करके आया है। इवन दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी भी रैंकिंग काफ़ी डाउन है और वो 5 रैंक और नीचे लुढ़क गया है। उसकी रैंकिंग जो है वो 5 रैंक और पीछे चला गया। भारत जहाँ 1 रैंक ऊपर उठा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका 5 रैंक और पिछड़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो उसकी स्थिति तो और बुरी हो गई। ये सब बड़े बड़े देश जो है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है, इस इंडेक्स के से साफ साफ हमें दिख रहा है ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें स्टेज पर आकर के, मंच पर आकर के करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इनका डेडिकेशन कहीं भी नहीं दिख रहा। ये रैंकिंग साफ साफ बता रही है इन सब का डेडिकेशन कहीं भी नहीं दिख रहा। इनमें से G20 में से भारत एक देश है जो टॉप पर है। G20 में अगर देखें तो भारत टॉप पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में भारत एक देश है जो वास्तव में एक बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी, एक बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ने में। बहुत अच्छी प्रयास जो है वो भारत के द्वारा हो रहे हैं। और स्टिल वो एक बड़ी इकोनॉमी भी है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी, अपनी अर्थव्यवस्था भी चला रहा है, इकोनॉमी भी चला रहा है। तो चाहे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, चाहे हम पर्यावरण को बचाने की बात करें, दोनों ही तरफ भारत जो है वो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, जिसको हम कहते हैं संधारणीय विकास या सतत विकास, उसकी तरफ बढ़ता हुआ भारत काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। भारत किस तरीके से इसमें परफॉर्म कर रहा है। ये प्रीलिम्स में भी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हो सकता है, और मेंस में, ऑप्शनल में तो ये हमारे लिए डेफिनेटली, मेंस में आंसर राइटिंग में हमारे लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है ही। ऑप्शनल में भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो ही जाता है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा सोच रहा है सर मैं तो 99 प्रीलिम्स बैच में हूँ, तो मेरे खाली प्रीलिम्स में नहीं काम आएगा क्या, मेंस में क्या करूँगा मैं पढ़ करके, सब जगह काम आता है। इसीलिए कहा जाता है प्रीलिम्स मेंस की तैयारी जो है वो एक साथ होती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने पढ़ा ये सब जगह काम आएगा। इवन दैट अगर किसी बच्चे का ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो उसके लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा ये पॉइंट। जो अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर जो है वो दूंगा। तब तक जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको बता दूं। आप लोगों के लिए लास्ट सेशन जो है मैंने किया था, उसमें भी मैंने आपको कहा था जो बच्चे 99 प्रीलिम्स बैच में है, जिस बैच में अभी ये क्लास चल रही है उस बैच में है, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर में लेकर के तब भी आया था कि आपको जो हमारा एडवांस मैपिंग बैच है, जो मैं ही पढ़ाता हूँ एडवांस मैपिंग बैच, कोई एक बच्चे ने अभी कमेंट भी किया है कि सर मुझे मैप कम समझ आता है सर, कौन सी बुक लें। तो बुक अगर आप लेने जाओगे तो वैसे वैसे तो मैपिंग की कोई बुक आती नहीं है, बट स्टिल आप कोई बुक्स लेने जाओगे तो काफ़ी महंगी महंगी किताबें आएंगी, जिनसे तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप बैच ले लो, बैच पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से आप। इसमें क्लासेस जो है वो आपकी होंगी, कंप्लीट मैपिंग इसमें कवर होगी, कंप्लीट पूरी मैपिंग जो है, जो आपके लिए प्रीलिम्स में भी काम आएगी, मेंस के भी बहुत सारे कंसेप्ट जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके कवर होंगे, क्लियर होंगे। और ऑप्शनल का भी काम जो है वो आपका हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो पेपर 2 में जो मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ये बैच सिर्फ आपके लिए, जो बच्चे 99 में, 99 वाले बैच में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बैच 50% ऑफर में लेकर के आया हूँ। पहले भी मैंने आपको अनाउंस किया था, 299 रुपये का बैच है, 999 का, बट आपको 499 यानी 500 रुपये में ये बैच जो है वो मिल जाएगा। तो अब ये बैच का ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए चल रहा था, अब ये ऑफर खत्म होने वाला है। कल 12 बजे तक ये ऑफर लास्ट है। उसके बाद आपको अगर ये बैच लेना होगा तो पूरी फीस पे करनी होगी। उसके बाद इसका 50% ऑफ का जो डिस्काउंट है वो हट जाएगा। तो जो बच्चे अभी भी इस बैच को लेना चाह रहे थे, अभी भी टल रहा था सर वह बाद में लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अब ये कल दिन में 12 बजे तक का ही ऑफर है। दिन में 12 बजे, हाँ, रात की 12 बजे नहीं, दिन में 12 बजे तक का ही ऑफर है। उसके बाद ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरे प्राइस पर ये बैच जो है वो मिलेगा। तो बस ये लास्ट आपके पास एक दिन है, एक दिन के अंदर आप ये बैच ले लें तो आपको आधी प्राइस पे मिल जाएगा, आधी, और सारा का सारा मैपिंग का पूरा पार्ट जो है वो कवर होगा। लाइव क्लासेस चल रही है हमारी, कुछ क्लासेस जो है वो आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी, बट लाइव क्लासेस अभी हमारी चल रही, बैच चल रहा है, तो आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उस लाइव क्लास में मुझसे हाथों हाथ पूछ सकते हैं, उसमें कोई समस्या है नहीं। और अगर आपको कोई डिटेल जाननी है, कुछ भी जानना है, तो आप दिए हुए नंबर पर और कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ऐप पर जाएंगे इस बैच को खरीदने के लिए तो वहाँ पर, वैसे ये बैच आपको 999 का दिखेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर मैपिंग 99 कोड का यूज़ करेंगे, मैपिंग 99 कोड डालेंगे, तो ये बैच आपके लिए 50% ऑफ पर अवेलेबल हो जाएगा। 99 वाले बैच में ज्योग्राफी की क्लासेस हो चुकी, 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, 2 क्लासेस जो है वो 99 वाले बैच में
आपके लिए अपलोड हो चुकी है, बाकी की और अपलोड हो जाएंगी। अभी जो है वो आपको और क्लासेस मिल जाएंगी, 2 अभी हो चुकी है। तो अगर आप 99 मैपिंग बैच में, सॉरी 99 प्रीलिम्स बैच में हैं, और अगर आपको ये 50% ऑफ का ऑफर लेना है, आपको मैपिंग नहीं आती, मैपिंग में कोई प्रॉब्लम है, मैपिंग की समस्याएं हैं, तो मैपिंग पूरा का पूरा मैपिंग वाला पार्ट जो है ये आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। और अभी आपको 50% ऑफर मिल रहा है कल दोपहर 12 बजे तक, 13 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, फिर आपको पूरी फीस में ही ये बैच जो है वो अवेलेबल रहेगा। एक तो आप लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट है। दूसरा, जो बच्चे ऑप्शनल लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, जैसा आप जानते हैं मैं आपके लिए कुछ सेशंस लेके आऊँगा, भी यूट्यूब पर भी आपके लिए सेशंस आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि सारे बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल ही क्यों लेते हैं। सारे बच्चे, जितने बच्चे मेन से लिखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शनल किसी बच्चे का होता है, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनका ऑप्शनल ज्योग्राफी ही होता है सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल ही लेते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन मैं करूंगा आप लोगों के लिए, यहाँ भी करूंगा, आपकी इस बैच में भी करूंगा। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर ये ले कि ये ले कि वो ले कि वो ले, इतने सारे ऑप्शनल यूपीएससी ने बना क्या दिए हैं, टोटल 48 ऑप्शनल दे दिए हैं, हम उन 48 में से कौन सा ऑप्शनल लें पता ही नहीं चल पाता है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लें इसके बारे में बात हम करेंगे वैसे। बट अगर किसी को ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है तो हमारा बैच जो है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 26 दिसंबर से हमारी क्लासेस, नया बैच ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों लाइव क्लासेस रहेंगी, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस। और ये आपको अभी 7,999 रुपये में अवेलेबल है, 50% ऑफ पर 7,999 यानी 8,000 रुपये में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 26 दिसंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और इस प्रीलिम्स से पहले अपना कोर्स कंप्लीट होगा। ऐसा मत सोचना सर प्रीलिम्स के बाद तो नहीं जाएगा कहीं कोर्स, प्रीलिम्स से पहले हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो आपका ऑप्शनल की तैयारी जो है वो भी यहाँ पर साथ साथ में चलेगी। डिटेल अगर आपको जानी हो तो आप यहाँ पर जाके इस नंबर पे कॉल करके डिटेल जो है वो ले सकते हैं, या हमारी ऐप पे जा करके आप सीधा इस बैच को परचेज कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट बैच है, ऐसा मत सोचना पेपर 1 ही है क्या सर, पेपर 2 ही है, कंप्लीट। हर ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, कोई सा भी ऑप्शन लो, चाहे आप हिस्ट्री लो, PSIR लो, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, कोई साहित्य वाला कुछ भी ऑप्शनल लो, सब में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ज्योग्राफी में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और अगर आप सिलेबस को मैच कराएंगे तो अभी आपके लिए क्लासेस ज्योग्राफी की अपलोड हो ही गई हैं, 2 तो हो ही गई हैं और आगे की भी हो ही जाएंगी। तो आप देखोगे वही सब कुछ जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, वही सब कुछ यहाँ ऑप्शनल के लिए भी पढ़ना रहता है। मोटा मोटी मोर और लेस वही सारी चीज़ें हैं जो वहाँ भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है। कॉमन सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप उठा करके देखेंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस डाउनलोड करके देखेंगे, या हमारी ऐप पे जा करके देखेंगे, या मैं आपके लिए सिलेबस डिस्कशन लेकर के आऊँगा ही, तो यूट्यूब पे मिलेगा आपको सिलेबस डिस्कशन। तो सिलेबस डिस्कशन के अंदर भी हमको यही बात करेंगे, आप देखेंगे कि वही सारी चीज़ें जो आप प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो, मेंस में GS में अगर हम देखें तो कुछ और सब्जेक्ट जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी वगैरह वगैरह, कुछ हिस्सा पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस का भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी, बहुत सारा हिस्सा जो है वो अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल में वैसे ही कवर होता है। तो इधर भी पढ़ना उधर भी पढ़ना, एक ही चीज़ को दोनों तरफ पढ़ के दोनों तरफ लिख करके अपन आंसर ला सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए मैं जनरली ज्योग्राफी ऑप्शनल, जनरली ऑप्शनल जो है वो 500 नंबर का होता है, पेपर 1 250 नंबर का, पेपर 2 250 नंबर का, टोटल 500 मार्क्स का होता है। लेकिन मैं जनरली बच्चों को यही कहता हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल 800 से 900 नंबर आपको दिलाता है। 800 से 900 नंबर का आपका पूरे यूपीएससी का सिलेबस, जिसमें 1750 नंबर के टोटल पेपर होने हैं, 1750 नंबर के टोटल पेपर होने हैं, उन 1750 में से कम 800 से 900 नंबर का पार्ट अकेला ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर कर लेता है। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जिस ऑप्शनल को लेते हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, भूगोल वैकल्पिक विषय होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। अगर आप, कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छा नहीं होता है, हमने ऐसा सुना है, तो मैं आपको बता दूं पिछले साल जो सिलेक्शन हुए हैं, 2022 का जो रिजल्ट आया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो या तो हिंदी साहित्य से ही हुए हैं, या फिर ज्योग्राफी से ही हुए हैं, या फिर हिस्ट्री से ही हुए हैं। इन 3 सब्जेक्ट से ही हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट हुए, बाकी किसी भी सब्जेक्ट से नहीं हुए। इंग्लिश में तो बहुत सारे सब्जेक्ट से हुए हैं, बट हिंदी में सिर्फ ये 3 ही सब्जेक्ट से हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्व रखता है जितना कि इंग्लिश में रखता है।
और हिंदी में भी उतना ही महत्व रखता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बैच है जिसे आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल को जुड़ना चाहते हैं, तो 26 से 26 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लासेस हमारी सारी की सारी लाइव चलेगी। राइट, तो चलिए अब हमारे सेशन को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट तो आया ही नहीं है आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन में आपके लिए किसी न किसी इसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।